हाँ जी बच्चों, देखो YDSC में हम लोगों ने एक स्पेशल केस पढ़ा था। प्रेजेंस ऑफ स्लैब। देखिए, इसमें बेसिक क्या है कि जब भी कोई मीडियम मिलेगा, मीडियम का डिस्टेंस x और लाइट इस मीडियम में ट्रेवल किया x डिस्टेंस, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका एक इनिशियल एंगल होगा, ये वेव यहां पहुंचेगा तो फाइनल एंगल मिला। अगर इसी वेव को वैक्यूम में ट्रेवल कराया जाए विद द सेम इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल सेम होने के लिए, मतलब ये एंगल यहां मिलने के लिए वैक्यूम का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल ट्रेवल करने का टाइम इसमें मीडियम में और वैक्यूम में सेम होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है? जितने समय तक ऑब्जेक्ट मीडियम में ट्रेवल किया, अगर उतने ही टाइम तक ऑब्जेक्ट वैक्यूम में ट्रेवल किया लाइट, तो एंगल फाइनल एंगल दोनों का सेम होने के लिए वैक्यूम वाले डिस्टेंस का नाम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों को मिला था y इक्वल टू म्यू टाइम्स x। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में ट्रेवल किया इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू है, और इस म्यू का जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली म्यू टाइम्स x इज ग्रेटर देन x। मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ का वैल्यू हमेशा मीडियम के डिस्टेंस से थोड़ा बड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए इसके एप्लीकेशन YDSC में देखते हैं हम लोग, दो होल्स होते हैं स्लिट पे, और मिड पॉइंट से का नाम O होता है, इट्स स्क्रीन। यहां बनाएंगे एक सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट बाहर निकलेगा, और ये लाइट जो यहां से बाहर निकलेगा एक S1 पे जाएगा और एक S2 पे। ना, कोई स्लैब कुछ भी नहीं डाला गया, तो लाइट अगर हम लोग पॉइंट O पे एनालाइज करते हैं तो नीचे वाला लेंथ S से S2 का लेंथ और S2 से P का लेंथ, O का लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये डिस्टेंस बनाते हैं कैपिटल D, जो बहुत बड़ा होता है स्मॉल d से, और ये वाले डिस्टेंस का वैल्यू लेते हैं स्मॉल d, एंड दिस इज द मिड पॉइंट d/2 तो यहाँ पे ये नीचे का लेंथ और ये ऊपर का लेंथ इक्वल होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ मिलता है पाथ डिफरेंस 0, बोले तो एक सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो स्लैब बोले तो थिकनेस T का एक मीडियम। तो देखो अब हम लोग को ये चेक करना है क्या O पॉइंट पे फिर से पाथ डिफरेंस 0 होगा। डिफरेंस 0 मतलब नीचे ऊपर का लेंथ इक्वल होगा क्या, चेक कर लेते हैं। देखो कि यहां से अगर हम लोग लेंथ को कंपेयर करते हैं, देखो ये लेंथ से इक्वल है, S2 से O का लेंथ S1 से O का लेंथ इक्वल है, लेकिन यहां पे तो मीडियम है जिसका थिकनेस T है। एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ता है, थिकनेस T देखो हॉरिजॉन्टल है और ये जो लाइट गया वो एंगल पे गया, तो ऑब्वियसली एंगल वाला जो डिस्टेंस है लाइट का, ये ब्लैक लाइन का लेंथ T से तो बड़ा होगा। आ जाओ, ये लाइन का लेंथ T से तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग को ये थिकनेस बहुत ज्यादा बड़ा लेना नहीं है। तो जब ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो जो ब्लैक वाला का लेंथ है और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है दोनों ऑलमोस्ट सेम मानेंगे। तो जब दोनों को सेम मानेंगे तो ये लेंथ और T दोनों को सेम। अब देखो S से S2 का लेंथ S से S1 का लेंथ इक्वल है,
और ये डॉटेड लाइन के बाद ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। अब इन दोनों में कंपैरिजन जब होता है, इसका जो लेंथ होगा ये तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इसका लेना पड़ेगा, दैट्स म्यू टाइम्स टी, और म्यू टाइम्स टी तो टी से बड़ा होगा, मतलब इसका लेंथ बड़ा, इसका लेंथ छोटा। तो क्या दोनों पे डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल मिलेगा दोनों पाथ से? नहीं, ये डिस्टेंस तो बड़ा हो गया। तो पाथ लेंथ 0 बनाने के लिए इसको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस लाइन को। तो ये पॉइंट अगर नीचे आता है तो बताओ नीचे का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? अगर वही ये पॉइंट ऊपर गया तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। फंडा समझ में आ गया? तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे यहाँ स्लैब डालेंगे, जो सेंट्रल मैक्सिमा है जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है वो पॉइंट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसके हाइट का नाम एक y0 कहलाएगा। ये फंडा समझ में आ गया? ना देखिए, यहां पे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले हैं कि स्लैब जिस साइड में डालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा भी उधर ही शिफ्ट होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पाथ डिफरेंस 0 या n इक्वल टू 0 लेते हैं। तो अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, एक जनरल कंडीशन निकालते हैं पॉइंट P के लिए। तो पॉइंट P पे हम लोग मैक्सिमा फॉर्मेशन के लिए कंडीशन निकालते हैं, और मैक्सिमा भी कौन सा? nth मैक्सिमा। तो n नंबर का मैक्सिमा है, उसका एक हाइट भी होगा से yn। हम लोग पॉइंट P के लिए yn का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। फंडा क्लियर? करना क्या है, अब देखो पाथ डिफरेंस निकालना होगा यहाँ, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए बस एक ही कंडीशन पढ़े थे, दैट इज पाथ डिफरेंस निकालेंगे, वहां से कंक्लूजन निकलेगा। सेम फंडा यहाँ, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट। तो देखो एक लेंथ जाएगा S से S2 लाइट, दूसरा एक S2 से P गया। अब इधर वाली लाइट का कहानी देखो, S से गया S1, अब उसके बाद तो ये डिस्टेंस है जिसका नाम T है, लेकिन मीडियम में है। तो मीडियम वाले डिस्टेंस के जगह ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेना पड़ेगा ना। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का वैल्यू म्यू टाइम्स T। तो ये लेंथ तो हो गया। अब इसके बाद वाला लेंथ, इसका तो नाम ही नहीं था, नाम तो यहां से था। तो ये जो बाद वाला लेंथ है इसको लिख सकते हैं S1P में से T माइनस करने के बाद, यहां से ये लेंथ का वैल्यू S1P माइनस T करेंगे तो ये लेंथ नहीं मिल जाएगा? नहीं, बात समझो, हम लोग को S से S1 होते हुए P पहुंचना था, ठीक है। हम लोग एक एक डिस्टेंस देखो, पहले एक S से S1 गए, वो लिख लिए। ये वाला जो डिस्टेंस गए कहाँ गए हम लोग? मीडियम में। और हम लोग कंपैरिजन के लिए डिस्टेंस कौन सा चाहिए था? वैक्यूम वाला डिस्टेंस। तो वैक्यूम वाला डिस्टेंस को T लेना पड़ेगा या म्यू T लेना पड़ेगा? म्यू T। तो म्यू T ले ले वैक्यूम वाला डिस्टेंस को। उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस वो कहाँ पे है? वैक्यूम में ही है। तो डायरेक्ट हम लोग को ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा या कोई और डिस्टेंस? यहां तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये S1 से P का डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा या इसका वैक्यूम वाला डिस्टेंस? क्योंकि अपने को तो ये डिस्टेंस एक्चुअल चाहिए था ना। तो ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? S1P में से ये डिस्टेंस T को माइनस करेंगे, या वैक्यूम वाला डिस्टेंस T वाले का ना। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस के लिए S1P माइनस T। ये फंडा समझ में आया? अब इसके बाद सिंप्लीफाई, देखो SS2 SS1 इक्वल है, और दूसरा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक मिलेगा S2P माइनस S1P। अब उसके बाद देखो
माइनस साइन के साथ म्यू टी मिलेगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस टी मिलेगा। अब बताओ म्यू टी बड़ा है या टी बड़ा है? तो लेकिन म्यू के साथ तो माइनस साइन है, तो कॉमन माइनस साइन के साथ ले लेते हैं टी, तो बचेगा म्यू माइनस 1। ये डेल्टा एक्स समझ में आया? अब देखो याद करो, थोड़ी सी पुरानी कहानी याद करते हैं हम लोग कि बीच का जो डिस्टेंस है जिसका नाम S2P माइनस S1P कर रहे हैं, वो बीच का डिस्टेंस तो हम लोग ऐसे निकालते थे, इस एंगल का नाम बनाते हैं थीटा, मिड पॉइंट से ज्वाइन कीजिएगा तो इस एंगल का नाम भी थीटा, तो ये D है, थीटा है, ये डिस्टेंस का नाम D साइन थीटा, और ये D साइन थीटा क्या हो गया? S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P के लिए वही पुरानी स्टोरी, ये पार्ट समझ में आया? इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस लेना होता है, थीटा का वैल्यू स्मॉल हुआ तो, स्मॉल कहने का मतलब लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री। इससे चेंज क्या होता है, जो साइन थीटा का वैल्यू है ये वैल्यू टेन थीटा के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू yn अपॉन बेस d। और यहाँ साथ में आप चाहो तो मैक्सिमा का कंडीशन भी लगा सकते थे, तो याद कीजिए मैक्सिमा का कंडीशन क्या था? डेल्टा एक्स इक्वल टू, चलो दोनों अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। तो देखो यहां पे दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोले तो एंगल छोटा हुआ तो y के टर्म्स में ये, एंगल बड़ा हुआ तो उसके टर्म में ये, ठीक है। अब यहां से पूछेगा ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे बनेगा? तो कंडीशन याद कीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा किसे कहते थे? जहां डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 और डेल्टा एक्स की जगह नाम n इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स एन लैम्डा था ना, 0 हो गया तो n का वैल्यू भी 0। तो जैसे ही आप यहाँ n का वैल्यू 0 बनाइएगा तो n के जगह y नॉट, तो बताओ यहाँ से y नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, माइनस वाला इधर दैट इज t म्यू माइनस 1 प्लस कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे। दिस विल बी द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उसके हाइट का वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? फंडा याद आया? ये शायद कैलकुलेट भी किए थे हम लोग, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। चलो आपको अगर यहां बोला गया टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे, ये कैसे निकालेंगे? ये पैटर्न ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट डार्क का सेट कहां तक बनता है बताओ? इन्फिनिटी तक। नीचे भी सेट कहां तक बनता है? तो इन्फिनिटी पे y का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन ये फंडा कब तक वैलिड था? 4 डिग्री। लेकिन जब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये वाला एंगल क्या छोटा रहेगा कि बड़ा होता जाएगा? तो इन्फिनिटी के लिए एंगल
तो हम लोग को बी चाहिए या ए से डिसाइड करना पड़ेगा? ए से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ एंगल 90 बना देंगे और ये एन लैम्डा था, तो बता एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 91 इंफिनिटी ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? डी, मतलब ये साइन थीटा था, साइन 91 माइनस टी म्यू माइनस 1 इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन नहीं आ जाएगा? तो वैसे ही नीचे में भी मिलेगा कुछ। तो मुझे बस ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा विदाउट स्लैब कितना था? जब स्लैब नहीं था तब, स्लैब नहीं था मतलब ये टर्म नहीं था, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू यही कर देते हैं एन लैम्डा। जब स्लैब नहीं था तब ये वाला टर्म तो नहीं था, एंगल क्या था? 90, साइन 91 स्मॉल डी बचा था और लैम्डा को नीचे ले जाते तो डी बाय लैम्डा होता। तो ऊपर में एन, नीचे में एन और बीच में एक एन से क्या था? 2n प्लस बीच वाला एक और 1, दैट्स 2n प्लस 1। तो क्या अभी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा 2n बोले तो d बाय लैम्डा प्लस 1 से ज्यादा होगा या कम होगा स्लैब डालने के बाद? क्यों कम होगा? बिल्कुल सही, थोड़ा चेंज तो होगा। देखो चेंज क्या हुआ थोड़ा समझो। सेंट्रल मैक्सिमा था पहले ओ, जब स्लैब नहीं था तब, क्लियर? अब क्या हुआ, ऊपर मान लो 25 था मैक्सिमा और नीचे भी क्या था? 25, 50 था दोनों, और बीच का एक 51 कहलाता। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा यहां से ऊपर चला गया, ठीक? तो ऊपर गया मतलब कुछ 5-6 मैक्सिमा के ऊपर चला गया, तो 6 गायब हो गया, तो 25 है या 25 की जगह 19 हो गया ऊपर में 19, क्योंकि 6 तो ऊपर चला गया ना। अब तो नीचे से भी तो 6 ऊपर आया होगा। अरे यहां से जो ऊपर गया तो ऊपर वाला इंफिनिटी से कुछ गायब हो गया क्योंकि स्पेस नहीं था ऊपर, तो नीचे वाला भी पैटर्न तो ऊपर शिफ्ट किया। ये जो 25 नंबर यहाँ पे था ये 0 था, 25 नंबर भी तो ऊपर गया, तो 25 के नीचे जो नहीं दिख रहा था वो भी तो ऊपर आया होगा। तो जितना मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट किया उतना ही इंफिनिटी से गायब और उतना ही नीचे से वापस आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो पहले था 2n प्लस 1 अभी भी सेम, सिर्फ स्लैब डालने से अंतर क्या पड़ा? तो पैटर्न जो ओ पे था सेंट्रल मैक्सिमा वो पूरा सेट ऊपर चला गया, और कोई चेंज? तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो पहले हुआ करता था विदाउट स्लैब और स्लैब डालने के बाद दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा में भी कोई चेंज? बिल्कुल। तो मिनिमा वाज 2n 2 टाइम्स d अपॉन लैम्डा, 2n था ना क्योंकि बीच में तो मैक्सिमा नहीं था। बताइए ये दोनों फंडे में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अभी। ठीक है चलो, अब जगह ये बताओ फ्रिंज विड्थ में क्या अंतर पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ याद है? फ्रिंज विड्थ बताते थे यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा वो पे है तो मैक्सिमा मिनिमा का सेट तो ऊपर भी बनेगा। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस जो है उसका नाम फ्रिंज विड्थ था। यहाँ पे जैसे ये बना दिए, इस फ्रिंज विड्थ पे क्या अंतर पड़ेगा स्लैब डालने से पहले या स्लैब डालने के बाद? पहले बताओ स्लैब डालने से पहले क्या वैल्यू था, निकालते कैसे थे? ये ऊपर वाले तो लिख लेंगे डेल्टा एक्स।
देखो पहले वाला फ्रिंज विड्थ ओमेगा, इसे हम लोग निकालने का तरीका था yn+1 में से yn को घटा देना, और घटाने के बाद जो आंसर आता था दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इस तरह से वैल्यू पहले निकालते थे। ठीक है, पहले मतलब जब ये स्लैब नहीं डाला गया था, सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे था, तो उस समय का ये फॉर्मूला था। और इसमें yn का जो फॉर्मूला हुआ करता था दैट इज n लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ठीक, तो तरीका क्या था बताओ, यहां पे n+1 डाल दीजिए। ठीक है, तो यहां पे जब आप n+1 डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी माइनस yn का वैल्यू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, दोनों मिल गया। और दोनों को घटाएंगे तो n वाला टर्म कटेगा, तो बचेगा क्या सर, लैम्डा डी बाय डी, ये बचेगा। ठीक, अब यहां पे बताओ इस सिचुएशन में क्या आएगा, एक बार ट्राई कीजिए। स्लैब डाले हैं तो yn के लिए अपने पास ये एक्सप्रेशन है, यहां से देखो सेम फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए एक बार फिर से देखो, यहां पे अगर हम लोग को फ्रिंज विड्थ निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ठीक है, और निकालने के लिए फ्रिंज विड्थ का एक ही फॉर्मूला है अपने पास, दैट वन। तो यहां पे हम लोग अगर हम लोग दो सिचुएशन लेते हैं, एक n+1 का और एक n का, तो हम लोग को yn+1 अपॉन कैपिटल डी माइनस yn बाय डी, घटाते भी जा रहे हैं, तो ये वाला टर्म n+1 में भी आएगा और n वाले में भी आएगा, तो घटाने पे 0, तो राइट साइड में बचेगा एक टर्म n+1 लैम्डा माइनस ऑफ n लैम्डा। अब देखिए जब दोनों को माइनस कीजिएगा तो n वाला टर्म कैंसिल, ये n वाला टर्म कैंसिल, बचेगा बस लैम्डा, तो ये मिल जाएगा स्मॉल d बाय कैपिटल डी yn+1 माइनस yn इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, और इसका नाम फ्रिंज विड्थ होता है, दैट्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल। ये तो वही पुराना वाला वैल्यू है। तो ये बताओ स्लैब डालने की वजह से क्या फ्रिंज विड्थ चेंज हुआ, नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन, स्लैब डालने से क्या चेंज हुआ, जो पैटर्न यहां पे था वो पैटर्न थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, और कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम। अब छोटा सा ये बताओ, अगर हम लोग यहां पे स्लैब डाले हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा तो यहां है, ओ पे तो कोई मैक्सिमा या मिनिमा कुछ बनेगा। तो अगर हम लोग इस स्लैब को हटा देंगे तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा O1 पे रहेगा या वापस O पे आएगा, तो इसका मतलब इसके बीच में जितने भी फ्रिंजेस थे ब्राइट डार्क के सेट, वो सारे फ्रिंजेस O पे रहेंगे से ऊपर जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, तो कुछ क्रॉस होगा ना। तो अगर हम लोग बोलेंगे इस स्लिट को अगर हटा दिया जाए तो कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे जो O को क्रॉस करेंगे, ब्राइट डार्क का सेट, कितने ऐसे फ्रिंजेस होंगे जो पॉइंट O को शिफ्ट क्रॉस करने वाले हैं। या इसी को पूछने का दूसरा तरीका, इस स्लैब को उठा के यहां से उठा के नीचे डाल देंगे तो कुछ फ्रिंजेस होंगे जो O से शिफ्ट करेंगे, कितने फ्रिंजेस होंगे जो O से शिफ्ट करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम लोग यूज भी करेंगे बाद में। क्वेश्चन विल बी फाइंड
total number of fringes that shifts when slab is shifted from S1 to S2। चलो मेथड बताइए पहले कि कैसे होगा, ये सॉल्व करने का मेथड क्या फॉलो करना पड़ेगा। वाई नॉट का वैल्यू वो तो निकाले थे हम लोग, एन का वैल्यू 0 डाल देंगे, सॉरी एन का वैल्यू 0 डाल देंगे तो वाई नॉट मिल जाएगा। उससे क्या होगा, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू तो यही होता है, ये तो पता ही अपने। ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा का वाई नॉट मिल गया, ठीक है। फिर नया सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जाएगा, स्लैब जब यहाँ डाले थे तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था n = 0, स्लैब को उठा के नीचे डालेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगा, तो ये वाई नॉट ये भी वाई नॉट। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। हो सकता है ना, दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस W ओमेगा, तो दो हाइट मिल गया, वाई नॉट प्लस वाई नॉट 2 वाई नॉट, तो 2 वाई नॉट बाय W, तो नंबर ऑफ ओमेगा नहीं मिल जाएगा। कितने ऐसे ओमेगा थे, और एक ओमेगा का मतलब एक फ्रिंज, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगे। इवन बेटर ऑप्शन क्या है, n = 0 यहाँ पे है, इस O पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, हाइट कितना है 0, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो n का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव होना भी चाहिए ना, क्योंकि 0 है ऊपर में 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ, सपोज ये n = 0 था, n = 5 मिला, -5 मिला, मतलब 5 फ्रिंजेस नीचे। फिर जब यहां डालेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर, n का वैल्यू +5, ठीक। तो यहाँ कितने फ्रिंजेस, 5 ऊपर और इधर का 5 मिल गए, टोटल कितने हुए 10। तो अगर हम लोग ये n के वैल्यू 0 को नीचे कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में 10 फ्रिंजेस जो बने वो 10 के 10 O को क्रॉस करके ही आएगा ना। जितने फ्रिंजेस कटेंगे जितने होंगे वो सबके सब तो नीचे ही आएंगे ना, समझ में आ गया फंडा। हाँ, तो यहाँ से बस यही फंडा है कि हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बीच में जितने फ्रिंजेस हैं अगर सिर्फ यहाँ वाले को हटा दिया गया तो इतने फ्रिंजेस गायब हो गए, या उतने फ्रिंजेस O को क्रॉस किए। अगर हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे तो इसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस और इसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस दोनों मिला के ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल क्रॉस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर निकालना है जो क्रॉस होगा तो आपको कंडीशन बनाना पड़ेगा, एट O n का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो एट O पे बताइए y का वैल्यू 0, तो यहां से n का वैल्यू ये 0 बना देंगे तो t μ-1 lambda greatest integer because n is the number of fringes maximas। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट होंगे उसका नंबर क्या होगा, n या 2n, तो आंसर में शिफ्ट, अच्छा थोड़ा और ध्यान दो और लगा के बताओ, आंसर विल बी 2n या 2n + 1। मैं स्पेस अभी छोड़ देगा, क्या आता है बताओ। हाँ जी बोलिए क्या होगा, 2n होना चाहिए या 2n + 1 होना चाहिए। चलो लॉजिक, इस पॉइंट पे n का वैल्यू -5
ठीक है। बाद में n का वैल्यू इसको उठा के नीचे ले गए तो n का वैल्यू +5 बदलेगा ना, इक्वल अमाउंट ही होगा ना। तो -5 +5 के बीच में कितने गैप्स, कितने इंटीजर्स होते हैं बताओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 1 2 3 4 5, 5 इधर, -1 -2 -3 -4 -5, वो भी कितने 5, दोनों मिला के। और 0 पे क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बने, 2n प्लस, यही सब छोटा छोटा चीज है जो बच्चे लोग गलती करते हैं, आता हुआ चीज, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। फंडा समझ में आया? टोटल कितने मैक्सिमम बनेंगे, 2n प्लस 1। चलो अच्छा ये बताओ, अगर इस पूरे सेटअप पे, अगर हम लोग इस पूरे सेटअप को पानी के अंदर डाल देते हैं, कंप्लीटली विद इन वाटर, इधर भी पानी इधर भी पानी, पूरे में पानी, तो बताओ वाटर डालने की वजह से फ्रिंज विड्थ जो हम लोग यहां निकाले हैं उस पे क्या चेंज होगा। फॉर्मूला छोड़ देते हैं। If whole YDSC setup is kept within liquid of mu 4/3, find change in fringe width, या फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ, नया फ्रिंज विड्थ निकलेगा तो चेंज भी निकल जाएगा। बोलो इसमें क्या चेंज होता है। पहला चीज, लिक्विड में डाल दिए तो, पहले तो एयर था, अब एयर की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा बताओ। कैपिटल डी बदलेगा क्या, स्मॉल डी बदलेगा क्या, और क्या टर्म होता है यहाँ, लैम्डा होता है। लैम्डा बदलता है क्या, बदलता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड भी बदलेगा और लैम्डा भी, वेलोसिटी भी 1/μ टाइम्स, लैम्डा भी 1/μ टाइम्स, ठीक है, और कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो सिंपल ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको स्क्रीन पे एनालाइज करना है और स्क्रीन पे कोई मीडियम है, स्क्रीन पे कोई मीडियम है जिसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बोले तो if screen is within liquid of mu, then लैम्डा नॉट जो भी होता था उसको बदल के लैम्डा नॉट बाय म्यू बना देना है, और बाकी जो पूछेगा उसके आंसर, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स के वैल्यू में क्या चेंज होता, ये वैसा ही था, ये वैसा ही था, बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू। आपको फ्रिंज विड्थ बोला है तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू ऑफ वाटर जिसका वैल्यू 4/3 पुट करना है, ठीक है। और जो स्लैब था, स्लैब वाले में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। चलो अब छोटा सा ये बताओ, ये समझ में आया। अब जब बताओ अगर हम लोग इस स्लैब को इधर रखने की जगह S1 के इस साइड डालेंगे तो क्या चेंज पड़ेगा,
इस स्लैब को यहां की जगह यहां डालेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? कोई चेंज होगा भी कि नहीं होगा? चलो, पहले पाथ डिफरेंस कितना था बताओ। एस से S1, इसका म्यू टी, और इसका वाला लेंथ S1P माइनस टी। अब इस स्लैब को यहां डाल दिए, ठीक। तो अपने को कौन सा लेंथ लेना था? यहां से इसके पहले वाला लेंथ S1 माइनस टी, और इसके लिए म्यू टी, उसके बाद S1 टी। कोई अंतर पड़ा कि बस अरेंज हो गया? अरेंज हो गया, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस स्लैब को आप यहां डालो या यहां डालो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलो, अगर हम लोग वाटर को बस इस साइड डालते हैं, इधर पानी नहीं डालेंगे, पानी बस इसके इस साइड डाले, इधर पानी नहीं डाले, तो बताओ फ्रिंज विड्थ में कोई अंतर पड़ेगा क्या? हम लोग को तो एनालाइज यहां करना है ना, तो अपने को तो यहाँ का वेवलेंथ से मतलब है कि इधर वाले से मतलब है? यहाँ वाले से। तो जो वेवलेंथ लैम्डा नॉट निकाला वही लैम्डा नॉट पहुंचा। इस यहां से यहां तक बदला था तो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। चलो, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फंडा समझ में आ रहा है? देखिए, ये हो गया YDSC सेटअप। एक नंबर बनाते हैं, कैपिटल D 1 मीटर, स्मॉल d 1 mm। छोटा हो गया बहुत। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट यहां से निकलेगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे है, मतलब ये भी d/2, ये भी d/2। इस पॉइंट का नाम O सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा। इस होल का नाम S1 था, इसका नाम S2 था। बिल्कुल वैसा ही ये यहां से वेवलेंथ निकालेगा। दो वेवलेंथ निकाला, एक 300 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, 400 नैनोमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस दिखेगा, मैक्सिमा मिनिमा का सेट। तो पहले ये बताओ, सोर्स का नाम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स तो होगा ही, तो इसका नाम मोनोक्रोमैटिक कहलाएगा या डाइक्रोमैटिक? क्रोमैटिक वर्ड का मतलब कलर, कलर इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर्ड सोर्स, एक सिंगल कलर निकालने वाला, मतलब एक फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, एक वेवलेंथ निकालने वाला। डाइक्रोमैटिक मतलब दो कलर निकालने वाला, मतलब दो फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, दो वेवलेंथ निकालने वाला। ट्राइक्रोमैटिक मतलब 3 वेवलेंथ वाला। इसमें कितना वेवलेंथ निकला? इसका नाम डाइक्रोमैटिक सोर्स। नाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, तो मुझे बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? ओ पे बनेगा या नहीं बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे बनेगा, ठीक। तो इसके लिए y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, λ1 के लिए y1, λ2 के लिए y2 निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन इसमें होगा। फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फॉर λ1 and λ2। find fringe width of brightest maximas। फर्स्ट मैक्सिमा λ1 और λ2 के लिए फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइटेस्ट मैक्सिमास। तो पहले फर्स्ट बनाओ, उसके बाद सेकंड पूछेंगे।
पहले क्वेश्चन नोट कीजिए और बताइए फर्स्ट वाले का सॉल्व कैसे करना है। ये नॉर्मल YDSC है ना, कोई चेंज नहीं। तो YDSC में y का फॉर्मूला क्या होता है, yn का n लैम्डा कैपिटल D बाय D। देखिए इसमें तो y1 निकाला है लैम्डा 1 के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दीजिए y1 1 चाहिए तो n का वैल्यू 1, लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 का वैल्यू 300, और नैनो है मतलब टाटा की गाड़ी या 10 का पावर -9। कैपिटल D का वैल्यू 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल d 1 mm, तो mm को मीटर में लेंगे तो 10 का पावर -3। चलो इसी तरह से y1 डैश बनाते हैं सेकंड वाले के लिए 1 वेवलेंथ 400 नैनो मतलब 10 का पावर -9 1 इंटू 10 का पावर -3। दोनों समझ में आ गया ना। चलो ये सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा नहीं बोला, ब्राइटेस्ट मैक्सिमा। ये ब्राइटेस्ट मैक्सिमा कहां से आ गया, मीनिंग इसका क्या होगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा ही होगा। पॉइंट ओ पे इसका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और इसका भी सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब दोनों का मैक्सिमा एक जगह बना। ये बताओ y1 में y1 300 वाले का मैक्सिमा बना, लेकिन 400 वाले का मैक्सिमा यहाँ y1 डैश में 400 का मैक्सिमा अलग हाइट पे बना, ठीक। फिर y2 में 300 की जगह 2 टाइम्स होगा ना, 600 600, तो 600 में y1 वाले का सेकंड मैक्सिमा बना, लेकिन y2 का सेकंड मैक्सिमा वही बना या 800 पे बना, 800 में बना। 900 में एक का बनेगा दूसरे का नहीं बनेगा। 1200 में इसका बनेगा 4 वाला, इसका 3 वाला। तो 1200 जब लेंगे उस समय दोनों का मैक्सिमा बना कि नहीं, तो बताओ I1 वाला मैक्सिमा इसका मैक्सिमा ब्राइटेस्ट होगा कि जब दोनों के एक जगह बनेगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा, एक जगह जब दोनों बनेगा वो ब्राइटेस्ट होगा। तो आपको ब्राइटेस्ट बोल रहा है मतलब दोनों का मैक्सिमा यहां पर बना था, अगला दोनों का मैक्सिमा 1200 में बनेगा, अगला दोनों का मैक्सिमा 2400 में बनेगा। तो दो मैक्सिमा ब्राइटेस्ट वाला मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका नाम फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा। कैसे निकाले हम लोग, नहीं 2 नंबर है बेटा, एक 3 है और एक 4 है, दोनों का एलसीएम कितना होता है, तो 12 का सेट, तो पहला 1 पे 0 पे, फिर 12, फिर 12 इंटू 2, फिर 12 इंटू 3, 12 इंटू 4। तो बताओ फ्रिंज विड्थ का वैल्यू 0 और 1 वाला ले लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ दैट इज 1200 10 का पावर, या फिर ऐसे 4 इंटू 300 इंटू 10 का पावर -9 अपॉन 10 का पावर -3। पहले ये वैल्यू लिख लीजिए, एक छोटा सा लाइन लिख लेंगे, बिल्कुल 4 इंटू 300 12 ही हो गया ना, 1200 ही हो गया। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और एक छोटा सा लाइन लिख लेंगे। हो गया, देखिए
at the position of brightest maxima, at the position of brightest maxima, the maxima by both the two wavelengths, the maxima by both the two wavelengths must coincide. Which is the LCM of the two wavelengths, which is the LCM of the two wavelengths, or the LCM of first maxima of each wavelength, or LCM of first maxima of each wavelength. ये फंडा क्लियर हुआ? या तो वेवलेंथ लेना है, दोनों वेवलेंथ के एलसीएम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, या पोजीशन निकालना है तो दोनों का जो y1 होगा, y1 डैश, दोनों का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम वाले हाइट को ले लेंगे। मतलब पहला हाइट कहाँ मिला था? y = 0 पे। दूसरा जो मैक्सिमम मिला y1 डबल डैश, और ये वैल्यू फ्रिंज विड्थ जो होगा वो y1 डबल डैश का। अगला जो मैक्सिमम मिलेगा वो y2 डबल डैश। ये बताओ y2 डबल डैश किसके इक्वल होगा? 2 ओमेगा। दैट शुड बी ट्वाइस द ओमेगा। मतलब पहला एलसीएम 1200 मिला तो अगला 2400 वाला लैम्डा लेना पड़ेगा। फंडे क्लियर?